यस सर। यस सर। चलो अब देखते हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के आसपास कुछ बातें होंगी। और एक चीज़ है इंडक्टेंस, जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं हो, मैं कल पढ़ाऊंगा। इंडक्टेंस क्या होता है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब क्या कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके आसपास रखी हुई जो अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है उसमें भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है चेंज होगा, ठीक है। तो वो इंडक्टेंस का पार्ट है, वो अभी आपको कराएंगे, अभी हुआ नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेसिकली जो अब तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला, उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है बेटा वो आती है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। एक किसी गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर ना, एक लूप है, करंट लूप है, ठीक है, मेटेलिक लूप है। इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे कि देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना, चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल, थ्रू द लूप, थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। तो इसके आसपास, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होंगी वो क्या होंगी? चेंज होंगी, राइट। तो उसके चेंज की वजह से क्या इंड्यूस होगा? इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। एक इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा? करंट। करंट। अब करंट कब आएगा पहले तो ये ध्यान दो। अगर बेटा ये सर्किट ब्रोकन होता है ना, अभी तो क्लोज लूप है, अगर ये क्लोज लूप नहीं होता तो क्या होता? मान लो ये कॉइल ऐसे ना होकर ये आधी ऐसे होती, मतलब क्लोज्ड नहीं होती इसके दोनों एंड, तो फिर क्या होता? फिर इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है ना, ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स एक ईएमएफ जनरेट होता। बट अगर ये क्लोज्ड भी हो तो फिर उस ईएमएफ की वजह से इसमें एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया? ये किसने ऑब्जर्व किया था बताओ? एक्सपेरिमेंट बताया होगा सर ने, साइंटिस्ट का। फेराडे। फेराडे। फेराडेज ने ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसा हो रहा है तो करंट आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला जो आता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से बेटा, और इसका फॉर्मूला क्या आता है? एन ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म्स है ना, एन ए बी और कोस थीटा, इन सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इन सभी के। हाँ, स्क्रीन। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन नहीं। सर स्क्रीन विजिबल कोई नहीं। नहीं, सब दिखेगा, देखते हैं। यार यहाँ पे ना नेटवर्क का इशू है। मैं बैठा हुआ देखो कितनी सही चेयर पे हूँ, देखा? जब मैं आपको सही कर लिया। हंस रहे हो ससुरो? अच्छा, पता है इतनी सारी छुट्टियां क्यों लेके आया हूँ मैं? मेरा पैर टूटा हुआ है इस टाइम। मैं ना, जो चेयर है ना, ये वो है व्हील चेयर जो होती है ना, देखो बैठा हूँ, टूटे हुए हैं फ्रैक्चर हो गया। तो अभी यार रुको एक बार कनेक्ट कर लो इसको। अभी ठीक हो गया हूँ, मतलब काफ़ी ठीक हो गया हूँ। तो मैं क्लासेस में क्या, चलो ले लेते हैं बच्चों को, काफ़ी दिन हो गए मिले भी, इसलिए अभी इतना टाइम लग गया। हाँ, अब शायद कनेक्ट होगा। सर सच में टूटा है? हाँ और क्या, मजाक कर रहा हूँ क्या तुम्हारे साथ? अभी रुक जाओ, स्क्रीन शेयर होगा, दिखा दूंगा तुम्हें। शक है तो बताओ यार, हद है। कैसे सर? बाइक से गिर गया था मैं, ध्यान से चलाया करो, ठीक है। मैं ध्यान से चला रहा था बट फिर भी गिर गया। तुम लोग ध्यान से चलाना, है ना। अब देखो सुनो, तो यहाँ पे हमने क्या बात कर रहे थे? मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी ठीक है, अभी ना कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब चिल है सब कुछ, ठीक है। तो अब प्यार से पढ़ेंगे, बस चलेगा सब कुछ, ठीक है। और मैं और एक्स्ट्रा ध्यान रखूँगा कि बार बार परेशानी ना आए सबको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे बेटा? वापिस आ जाओ, सब टॉपिक पे आ जाते हैं, राइट। वी वर डिस्कसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या बताया आपको? एन ए बी कोस थीटा। तो सभी की सभी चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत सिंपल सा है, सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, है ना, कितने लूप होंगे। अगर यहाँ पे कितना लिखेंगे, इस लूप को देखो तो एन की वैल्यू क्या है जो फिगर में यहाँ पे वन है, क्योंकि एक ही लूप यहाँ पे वन रख लूंगा। एक बार बेटा वीडियो ना कुछ स्लो डाउन हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पे एन की वैल्यू वन रखते हैं, राइट। अच्छा, ए क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। बी क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक और कोस थीटा क्या है? ये तो कोसाइन लो है, आप सबको पता है। जब हम लोग जनरली ऐसा ऑप्टिक्स में भी आएगा, जब हम थीटा एंगल लेते हैं, अगर नॉर्मल टू द एरिया से थीटा एंगल लेंगे तो वेरिएशन जो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होगा वो कोसाइन लो के हिसाब से होता है। तो ये बहुत बार आपको ऐसे ही मिलेगा फिजिक्स में, राइट? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करो सब लोग। फाई इज इक्वल टू NAB cos फाई, कोस थीटा सॉरी, फाई इज इक्वल टू NAB cos थीटा। और AB cos थीटा को हम लिख सकते हैं A डॉट B या B डॉट A, है ना? तो N B डॉट A, यहाँ पे B फील्ड इंटेंसिटी और A जो है आपका वो क्या है? एरिया। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो इसके बेसिस पे, इस सिंपल से फॉर्मूला के बेसिस पे जो नीट में हमारे क्वेश्चन आए, एक एक करके उनको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, बस इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखो। ये आया 2022 में, इसको करो बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। अभी थोड़ा शायद स्लो हो रखा है, नहीं आया, हाँ आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे ही हो जाए आपका आंसर आ जाए हैंड रेज कर लेना, फिर मैं किसी बच्चे से पूछ लूंगा। जरूरी नहीं है आपने हैंड रेज किया तभी, कैसे पूछ सकता हूँ? तो सब लोग करो, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी ऊपर बताया आपको। देखो सिंपल करके ब्रेक डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉन्फिडेंस अगर आप मेंटेन रखोगे ना तो सारा काम हो जाएगा सही से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस गिवन वैल्यूज लिखो, यहाँ पे क्या क्या गिवन वैल्यूज है। सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखो। प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, है ना? प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या रखोगे फिर? 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था? मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या है? अरे अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर है, ये लूप है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या डायरेक्शन रखोगे बेटा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो गई ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री हो गई। ऐसा किया इस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। याद करो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या बताया सर नॉर्मल टू द प्लेन। हाँ, नॉर्मल टू द प्लेन, राइट? तो इस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, राइट? यस तो सर। आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लोगे? बस ये बताओ। 0 डिग्री लोगे, बिकॉज 0 प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? प्लेन ऑफ लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअल में बात करें कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। अब करो इसको, देखो अपेक्षा का आंसर आ गया, बाकी सब भी करो। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे? अभी जो ऊपर लिखवाया था, NAB cos थीटा। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? सो 1। कैसे पता चल रहा है? ओह सॉरी। आ स्क्वायर लूप। आ स्क्वायर लूप का मतलब क्या है बेटा? एक स्क्वायर लूप, है ना? तो आ स्क्वायर लूप से मुझे पता चला कि n की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। 1 यहाँ से मुझे पता चला कि n इज इक्वल टू 1 है जी। और यहाँ से ग्रीन कलर का जो हाईलाइट किया, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि थीटा जो है वो कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? 0.5 टेस्ला। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है? 0.5 टेस्ला ऐसा यूनिट होता है, तो सिंपली पता है मुझे। रेजिस्टेंस आर दे रखा है, लिख ले, पड़ेगी नहीं 1 ओम है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे द मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ फटाफट, अभी लिखवाया था। फाई इज इक्वल टू cos थीटा। क्या मुझे सभी की सभी चीजें पता चल गई? यस सर। एरिया क्या? स्क्वायर लूप है, स्क्वायर का साइड क्या दिया हुआ है? 1 मीटर। 1 मीटर। स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर हो गया ना, साइड का स्क्वायर या ए स्क्वायर। यस सर। स्क्वायर क्या है? 1 ही हो गया, राइट?
तो अब मैं वैल्यू रख दूं सीधा फॉर्मूला में, n की वैल्यू 1 हो गई, एरिया की वैल्यू भी 1 हो गई, b की वैल्यू 0.5 हो गई, और cos 0 कितना होता है 1 और क्या आ गया 0.05 अपेक्षा, आपका क्या आंसर आया था बेटा? अपेक्षा 0.5 डी ऑप्शन आया था। तो अब देखो इसमें कुछ टफ लगा आपको? नो सर। No, sir. सिंपल है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को ब्रेक डाउन करके अगर करते हैं तो बेटा हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया कि टफ हो गया? आसान हो गया ना। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, राइट। तो 2022 में क्वेश्चन आपका आया भी है और हमने कर लिया इसको। और सिंपल सा फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला याद रख पाएंगे सब? सर फ्लक्स से सारी की सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो मतलब भी फ्लक्स बढ़ गया, राइट। और कोस थीटा जो आपको बता दिया कि कोसाइन लो होता है, जब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब भी ऐसा ही लो आएगा, बार बार आया होगा, आएगा और हमेशा ऐसा ही रहेगा, राइट। तो ये फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे फटाफट से, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ डाल दिया है मैंने, राइट। तो अगर आपको यहाँ से समझ आ गया वैसे तो यहीं से आ जाएगा जो हम कर रहे हैं, नहीं आता है तो यहाँ भी सॉल्यूशन भी है सबका, तो यहाँ से देख लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा एक्चुअली ना, तो उनके सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लेना, राइट, करते टाइम। अब करो ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स का ही सेकंड क्वेश्चन। ये 2008 में आया। आ गया था मनप्रीत आंसर? यस सर। शाबाश। बाकी बच्चे भी आंसर निकालो, फिर पूछते हैं। सिंपल है बेटा ये सारा। देखो इसमें भी वही देखो क्या दिया हुआ है, कितने लूप है, एन क्या है 1 कैसे पता चला? और सर्कुलर डिस्क। तो यहाँ से मुझे पता चल गया बेटा कि n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। रेडियस दे दिया सर्कुलर लूप का, क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ? यस सर। r इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स है, तो क्या एरिया क्या होता है सर्कुलर लूप का? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। तो हम एरिया निकाल पाएंगे, राइट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया, उसका मैग्नीट्यूड क्या दे दिया आपको 1/5 आपको दे दिया क्वेश्चन में, राइट। सच ए वे दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद बी, राइट। तो सर्कुलर लूप को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का बी के साथ। तो अब इसमें बताओ मुझे थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? थीटा विल बी cos 60 और 60। एरिया का अगर डायरेक्शन बात करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। Yes, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री बना रहा है, तो मेरा वही तो एंगल था भाई। जिस डायरेक्शन के जो डायरेक्शन ये होता है ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इसी को हम बोलते हैं ना एन कैप बोलते हैं उस टाइम। तो ये डायरेक्शन हो गया एरिया वेक्टर का। अब मैग्नेटिक फील्ड इसी के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन ने दे दिया मुझे कि ये 60 डिग्री है, तो यही मेरा थीटा था ना डायग्राम के अकॉर्डिंग, यही तो मेरा थीटा था। यस सर। आ गया, ठीक है जी। और क्या क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क, तो फाई निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ जी। फाई इज इक्वल टू बताओ क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर 0.02। ऑप्शन सी जितने बच्चों का है सही है, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली बेटा फॉर्मूला लगाओ, फाई इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितने दिए हुए हैं, 1 है। एरिया कैसे निकालोगे, पाई इंटू रेडियस आपका 0.2 स्क्वायर आ गया, ठीक है।
और b क्या दे रखा है 1/, पाई और cos of 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2 ठीक है। तो वैल्यूज डालो सीधा सीधा। अब क्या करना है अपने को, पाई से पाई को उड़ा लेते हैं पहले, ठीक है। 0.2 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 0.04 0.02 Yes, sir. इंटू cos 60 1/2, तो 0.4/2 क्या आएगा 0.02। 0.02. तो ये आपका आ गया फ्लक्स, ठीक है। एक चीज और भी आ गई ना यहाँ से, आपको याद ही होगा, वैसे सर ने बताया क्या कि फ्लक्स का जो यूनिट होता है क्या होता है वेबर। वेबर तो अब आपको यहाँ से चीजें समझ आई। ये आसान था टफ था क्वेश्चन बताओ। आसान तो ये फॉर्मूला पता है क्या, वो 1 मिनट में निकाल पाएगा इसको? बिल्कुल निकाल लेगा, है ना। नीट नहीं मिलता है, तो इसको हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें 2 ही थे मैग्नेटिक फ्लक्स के, यही क्वेश्चन आए हैं अभी 22 तक। तो उसके बाद 23-24 में आए होंगे, उनको बाद में कर लेंगे कंप्लीट जब एग्जाम एक बार हमारा थोड़ा सिलेबस कंट्रोल में आ गया ना। फिर क्या करने वाले हैं 24 के पेपर, पूरा पेपर एक साथ, 23 का पूरा पेपर एक साथ, ठीक है। तो वो जो हमारे क्वेश्चन अभी बच गए 23-24 वाले, वो वहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, राइट। अब देखो इससे अगला कंसेप्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो लॉ ऑफ इंडक्शन के अंदर बेसिकली 2 लॉ आते हैं। एक तो आता है फैराडे या फिर नॉयमन लॉ बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या है लेंज लॉ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, फैराडेज ने 2 लॉ दिए। पहली बात तो क्या कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट में चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस होगा एक ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, राइट। और ईएमएफ का जो है सेकंड लॉ क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जितना ज्यादा फ्लक्स हो रहा है उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। यही चीज मैं आपको ना जब जनरेटर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जनरेटर के आरपीएम बढ़ने की वजह से ईएमएफ बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाती है ना। वो बताऊंगा कि जल्दी जल्दी उसमें से फ्लक्स चेंज होगा तो d∅dt बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो याद रखो सेकंड लॉ क्या बोलता है, फैराडेज लॉ या फिर नॉयमन्स लॉ इसको बोलेंगे। इसमें पहला क्या था, फैराडे का पहला नियम क्या बोलता है कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स जब चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है। फिर इसी में लेंज लॉ आए, इन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्किट में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा कि असिस्ट करेगा, अपोज करेगा। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट होगा किसी भी करंट कैरिंग लूप से या किसी भी क्लोज्ड लूप से, तो क्या होगा उसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो भी ईएमएफ जनरेट होगा उसके अंदर उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा, यानी कि वो एक अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने लगेगा। द लूप विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो क्या करेगा, मोशन ऑफ द मैग्नेट को रिपेल करेगा। तो ऐसा बताया होगा ना आपको सर ने, देखो भाई ये लूप है, के 2 पॉइंट के यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब जो भी ईएमएफ जनरेट होगा, और इधर से मान लो एक मैग्नेट लेके आता हूँ मैं, बार मैग्नेट ले आया, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब जैसे ये मूव करेगी ये मैग्नेट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, आपने पता सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट ऐसे रहेंगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको बार मैग्नेट को पास लेके आओगे तो इस लूप के यानी ये कॉइल के थ्रू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जैसे ही चेंज होगा ना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा कि इसका राइट साइड वाला पार्ट नॉर्थ के तरह बिहेव करने लगेगा और राइट साइड लेफ्ट वाला साउथ की तरह। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर। तो जो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि बेटा ये रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा। रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा मतलब कि मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट आ रहा है उसके मोशन को रजिस्ट करेगा। और रजिस्ट कैसे कर सकता है, जब इसका राइट साइड नॉर्थ की तरह बिहेव करने लगे और लेफ्ट साइड साउथ की तरह, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपेल ईच अदर, ऐसा हो, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ था। और ये लेंज ने ऐसा बोला कि इट विल बी नेगेटिव ऑफ
d∅/dt, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें केवल मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव साइन हट गया, d∅/dt कर दो। फाई का फॉर्मूला अभी पता था हमें, क्या था फाई का फॉर्मूला, NAB NAB cos थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ, टाइम के साथ इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाने वाला है, यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, EMF का मैग्नीट्यूड। तो अब से पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कॉइल है, फ्लक्स तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई फ्लक्स का रेट, ये फ्लक्स ऐसे चेंज हो रहा है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की हेल्प से अब हम निकालेंगे क्या, EMF इंड्यूस्ड इन द लूप या EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। तो अब वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कॉइल का नाम आ गया ना, जैसे कॉइल की बात करी तो सबसे पहले सर्कुलर कॉइल। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 2022 में आया हुआ ये, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से करिए। सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हो ना, वैसे वैसे जो भी वैल्यूज आती जाए सबको लिखते चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1000 है ना। उसके बाद रेडियस ऑफ द कॉइल कितना है, 10 मीटर। ओके, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियंस पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड यूनिट होता है, एंगल का तो रेडियन होता है, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये थोड़ा ना इसी कंसेप्ट को एक्सट्रापोलेट करके जनरेटर का कंसेप्ट आएगा। तो अभी सोचो कि एक कॉइल है जिसमें 1000 टर्न्स है, ठीक है। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको, फिर आपको समझ आना स्टार्ट होगा। ये ऐसी कॉइल है इसमें 1000 टर्न्स है बेटा, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये अपने हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। इसका रेडियस है 10 मीटर। अब क्या बोल रहा है, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बेसिकली, जो इसमें EMF इंड्यूस होगा वो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, राइट। तो हमें B की वैल्यू मिल गई। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, R की वैल्यू आपको दे दी 12.56 ओम। देन मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो भाई हमें तो करंट का फॉर्मूला तो पता नहीं है, बट हमें क्या पता है, ओम्स लॉ पता है आपको, Yes sir। करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू V बाय इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ा रहा था तो वोल्टेज का एनालोगस क्या होता है, EMF। वही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही तो आ रहा था। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटे, क्या लिखें, EMF बाय R लिख देते हैं। टारगेट है EMF निकालना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, EMF। तो EMF तो मैं निकाल सकता हूँ सर, अभी आपने फॉर्मूला बताया है, EMF कैन बी कैलकुलेटेड बाय डूइंग दिस, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे ना, मैक्सिमम पूछ रहा है खाली, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो कोस का कंपोनेंट है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाने वाली है, ठीक है। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे वो एक बार आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैक्सिमम इंड्यूस करंट का। किसी बच्चे को पता है तो बताओ, सर ने बताया था आपको, NAB ओमेगा, NBA ओमेगा मैक्सिमम है ना। तो ओमेगा क्या होगा, जितना जितना आपका एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा EMF जनरेट होगा। यही बताया था ना आपको कि जनरेटर को, आप अभी बता रहा था, जनरेटर को उतना ही ज्यादा EMF जनरेट करेगा, है ना। तो करो इसको, वैल्यूज डालो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपने फॉर्मूला बता दिया। तो जो EMF है हाँ जी, NAB ओमेगा, ठीक है। सारी वैल्यू दे रखी है। एरिया आपको कैलकुलेट करना रहेगा क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, तो निकाल लो पाई आर स्क्वायर। यस सर। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू आई है, ठीक है। अगर किसी एंगल पे होता ना
देखो हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है बेसिकली, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का होगा हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा इसके परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे एजम्पशन होंगे बट उनको छोड़ दो। मेन मतलब है कि मैक्सिमम पूछ लिया तो हमें फिर कोस से मतलब नहीं है कि कोस से कोई काम आएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर ये देखना पड़ेगा इसको इक्वेटर पे रखा है, कहाँ रखा है, वहाँ से एंगल, तो एंगल का तो दिया ही नहीं, मैक्सिमम पूछा तो कोस का कंपोनेंट खत्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, एन ए बी ओमेगा। चलो निकालते हैं। ई एम एफ एन इज इक्वल टू 1000, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या दे रखा है 2, ठीक है, कैलकुलेट कर लो सीधा सीधा। 4000 पाई इंटू 10⁻⁻3, यही आ रहा है। यस सर, वो आंसर 1 एम्पियर आ रहा है। 4 पाई ही आ गया ना फिर तो, 4000 क्या करें 4 पाई ई एम एफ, ठीक है। यस सर। अब क्या, और हमें क्या निकालना है, करंट। यस रेजिस्टेंस क्या सर, दे रहा है, रेजिस्टेंस 12.56, तो आई इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई 12.56, 14 चौको 56, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आपको देखो आपको दिख रहा होगा नीचे 4 पाई ही है ये, 3 4 जा 12 एंड 14 4 जा 56, है ना, नीचे भी 4 पाई है ऊपर भी 4 पाई है, तो 1 एम्पियर आ गया। यस 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 3.14 यस इंटू 4 यस सर, 3.14 इंटू 4 करोगे तो कितना आ रहा है, 12.56 है ना। 12.5 12.5। कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, 3 4 जा, जैसे हिंदी में जो बचे 3 चौक 12, है ना, और 14 इंटू 4 56, है ना, तो 12 पॉइंट 56। ऐसे हो गए आपका, तो 1 एम्पियर, ऑप्शन सी आंसर है इसका। तो फॉर्मूला क्या लगा वही, एन ए बी कोस थीटा डी cos बाई डी थीटा। ऑफ बी कोस थीटा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पूछा था तो कोस कंपोनेंट खत्म हो गया, थीटा डी थीटा बाई डी टी हमने खाली कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। और कराऊँ एक क्वेश्चन इसी पे, यस सर, यस सर, यस सर। समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करोगे, है ना। यस सर, यस सर। सॉल्यूशन है इसका, ये तो हो ही गया हमारा, है ना। जिस क्वेश्चन को हम होमवर्क देंगे उसका काम आएगा आपको सॉल्यूशन, तो बाकी ठीक है। चलो ये कर लो आसान वाला। अब देखो ए से ये मत समझना कि ए कॉइल एक है लेकिन उसमें टर्न दे दी, अब ए 800 टर्न, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू एक नहीं लोगे, कॉइल एक हो गई लेकिन टर्न 800 है, तो एन की वैल्यू क्या लोगे 800। इफेक्टिव एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, केप्ट परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, 0 0 कोई 90 बोलेगा तो गलत है। गलत है ना, 10⁻⁵ टेस्ला, बी आ गया, ठीक है। When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.5 second, the EMF, अच्छा सर 0.1 सेकंड। हाँ, सर आपने बोला 0.5 सेकंड, तो 0.1 अच्छा सेकंड। पॉइंट वन, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे EMF, क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है। यस सर, भाई यहाँ पे रेडियन, यहाँ पे ओमेगा नहीं दे रखा, ओमेगा कैलकुलेट कर लो, यस कितना सर, टर्न, यस सर। पाई/2 टर्न हुआ कितने सेकंड में 0.1, 0.1 सेकंड। 0.1 तो रेडियन पर सेकंड ये आ गया ना ओमेगा, कैलकुलेट कर लो इसको, तो कितना आ गया, ये आपका 5 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है। 0.1 को ऊपर ले जाओगे 10 पाई/2 आ गया, तो 5 पाई रेडियन पर सेकंड, ये यस ओमेगा। सर। वैल्यूज डालो, निकालो आंसर।
आया आंसर? गलत आया सर। क्या आ गया? सी आ गया। When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of the आगे बेटा आंसर किसका आया? हाँ क्या आया आंसर? ऑप्शन ए सर। आपका रानी है ना नाम बेटा? धर्मेंद्र रानी। यस सर। ओके, तो यही फॉर्मूला लगा के आया। एक अप्रोच और भी है इसकी। यस सर। इस फॉर्मूला से आ गया ना आपका आंसर, ये जो पिछला क्वेश्चन था NAB। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या किया? इसमें हमने ओमेगा की वैल्यू डाल दी, राइट? तो ओमेगा की वैल्यू से भी आ गया। दूसरा तरीका क्या था कि पहले इसको ना EMF क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किसने बोला? लेंज ने, है ना? वो d∅/dt होता है, ठीक है? अगर डिफरेंशियल टर्म्स में बात करें और एब्सोल्यूट में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में बात करें तो ΔΦ/Δt, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बेटा इनिशियल फ्लक्स कितना है? इनिशियल फ्लक्स निकाल लो। जब पहले थीटा की वैल्यू अगर मान लो से नहीं करना तो हमें EMF का फॉर्मूला पता था ना, NAB cos थीटा। ठीक है? यहाँ पे पहले वाले केस में थीटा रख दो, कितना रखोगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री। जीरो रखेंगे, कैसे रखें? हाँ पहले 0 रख दो और दूसरे में क्या रखो? दूसरे केस में थीटा रख दो 90 डिग्री। 90 डिग्री फाई इनिशियल और दूसरा फाइनल फ्लक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जो चेंज इन फ्लक्स आएगा, देखो फाइनल फ्लक्स कितना होगा अगर थीटा 90 हो जाएगा तो? 0 NAB cos 0 होता है, तो फाइनल फ्लक्स तो आपका जो फाइनल है वो तो 0 आ जाएगा बेटा, ठीक है? और इनिशियल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करो और उसको डिवाइड कर दो टाइम से। टाइम कितना हुआ है? 0.1, ठीक है? तो इसको करोगे तब भी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। करो दोनों तरीके, कर लो, सेकंड तरीका भी ट्राई कर लो। अभी एक हफ्ता लग जाएगा मुझे ठीक ठाक आ गया। सर हो गया। आ गया ना? दोनों तरीकों से आपका आंसर आ गया। यस सर। हो गया, ठीक है? ठीक है बेटा, तो पहला तरीका तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो ये लगा सकते हो जो पिछले क्वेश्चन वाला था, राइट? और दूसरा जो है वो शायद सॉल्यूशन में भी यही दे रखा है। तो इनिशियल फाइनल करोगे तो फाइनल वाला 0 कहाँ लिखा है? ये रहा। और इनिशियल वाला हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रहा। दोनों में चेंज आया, टाइम आपका 0.1 सेकेंड था तो 0.02 वोल्ट जो आपका EMF की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? यस सर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करो जी, बहुत आसान सवाल है। Coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field। करो तुम लोग एक बार, मैं पैर वैर सीधे कर लूँ अपने यार। तो 2012 में आया ये सवाल। कितने बच्चों को सभी क्वेश्चन समझ आए? एक बार हैंड रेज करके इन्फॉर्मेशन दो जिनको अभी तक सारे सवाल समझ आ रहे हैं। हाँ ठीक है, सर इसका आंसर आ क्वेश्चन करो। आ गया? शाबाश। यस सर। Coil of resistance is placed in a magnetic field if the flux linked with the coil varies with time 5 हो रहा है, ठीक है? The current in the coil at t equals to 2 seconds। कैसे निकालोगे बेटा? अप्रोच बताओ पहले, कौन बताएगा? d5 बताओ कैसे अप्रोच?
सर उसको सबसे d5/dt किया तो पहले लेंज लॉ यूज करके d5/dt करके ईएमएफ निकाल लिया, ठीक है। फिर करंट कैसे निकालोगे? सर वो ईएमएफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट होता है ना। तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले भाई करो d5/dt। बेसिक मैथ की क्लास हुई थी ना अभी आपकी, d5/dt करो। यस यस सर। मैं सवाल डाला था मैंने ऐसा, ये क्वेश्चन वहाँ पे है ना, तो आपको कराया होगा मैम ने। यस 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 सर। क्या करना है हमें, फाई दे रखा है राइट, तो d5/dt निकालना है जी, क्योंकि सॉरी क्या कर दिया है, ईएमएफ निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू d5/dt, ठीक है। नेगेटिव साइन हटा देते, कोई चक्कर नहीं। d5/dt करो, d/dt ऑफ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो करो, इनको आ गया वो तो बेसिक है। क्या कैसे होगा, इसका आंसर क्या आएगा, d/dt ऑफ 50 100 प्लस 0, तो 100t आ गया राइट। अब मुझे बताओ, क्या ये ईएमएफ की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, ये टाइम डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट फंक्शन है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट। समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ रहा है, यस। तो अब मुझे यस सर किस समय पे पूछा है सर्किट में, 2 सेकंड 2 सेकंड। तो ईएमएफ एट द रेट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। अगर मैं ये बात करूँ तो क्या आ रही है बेटा इसकी वैल्यू, 200 यूनिट वोल्ट वोल्ट। अब करंट निकालना है, ऐसा सर्किट जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है 200 वोल्ट्स का और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है 400 ओम। करंट क्या आएगा जी, 200/400 तो आंसर क्या आएगा, 0.5 एम्पियर। के साथ बताया करो, 0.5 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर एम्पियर बोल पाएंगे क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है ना एसआई में दे रखी है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी फिर जो है एसआई में ही आएगा, तो 0.5, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है जी, नो सर नो सर चलिए ये समझ आ गया, ओके। तो 0.5 हमारा आंसर भी ठीक आया, तो ये भी होगा। ये करो, चलो इसको होमवर्क ले लो, आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे मजा आएगा। सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। फ्लक्स निकाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, डिफरेंशिएशन आपको करना है। स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज भी नहीं आ रही सर। सर यस सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। आ जाएगी, अब आ जाएगी भाई, हो गया। कोई नहीं, अब आ जाएगी, अब आ गई यस सर आवाज। यस भाई सब लोग ये ऐसा समय है ना, सब लोग यूट्यूब चलाते हैं और मैं मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो सबका मिल बांट के चलेगा, क्या करें यार। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर वीडियो ऑफ रख लेते हैं। अब देखो जी, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये सेम ही क्वेश्चन है, 2009 में सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यूज डाल दी है, पिछले वाले में वैल्यूज नहीं थी, पाई के टर्म्स में था, ये नीचे वाले में वैल्यूज डाल दी है, ठीक है। तो ये हम लोग कर पाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। इसको भी होमवर्क करना, इसका सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है, सीधा वैल्यूज डालोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अगला, ये क्वेश्चन करो, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से ये क्वेश्चन करो। देखो लगभग जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सारे ही ले आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है फिर एग्जाम में भी, कुछ बचेंगे वो टारगेट कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, तब कुछ होमवर्क दे देंगे आपको।
शाबाश। सब लोग करो भाई, तमनप्रीत तो कर ही रही है क्वेश्चन, बाकी सब भी करो। भूल गए क्या तुम सवाल ववाल करना है? क्या चक्कर है भाई? ये तो हमारा एग्रीमेंट नहीं था। क्या हमने ऐसे डिसाइड किया था कि स्टार्ट किया पढ़ना तब ऐसे करेंगे? अरे बोलो। नो सर। सवाल सवाल करने के लिए थे ना, तो रानी रानी ने भी नहीं किया थे। सब लोग करो यार। अबे कुछ बचा है क्या इसमें? अभी कुछ ऐसा है क्या जो नहीं आता? क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ Yes, टर्न्स sir. दे रखा है, Yes, डिस्टेंस sir. दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, परपेंडिकुलर लिख दिया तो थीटा की वैल्यू मतलब क्या हो गई? 0 जीरो। degree. 0 डिग्री। और क्या दे दिया ये क्या दिया है इसको? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परमानेंट चेंजेस एट, हाँ तो रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। सर वो इसमें तुम जाओ यार, वीडियो ऑफ कर लेते फिर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा, सेम वही पुराने फॉर्मूला लगाने हैं, आप वो भी नहीं कर पा रहे क्या यार? देखो बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? देखो हमें क्या निकालना है, पहली बात तो आई निकालना है। आई क्या होता है? ईएमएफ बाय आर। आर ईएमएफ क्या होता है? एनएबी by dt. ने भी cos एनएबी Cos theta. cos Omega. ओमेगा ओमेगा। फाई होता है आपका, लिख लो चलो। एनएबी कोस थीटा ही होता है फाई, ठीक है। और ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई NAB omega. ने भी ओमेगा एनएबी ओमेगा। माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखो, अब सुनो, फाई जो है आपको, पहले फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इधर के अकॉर्डिंग। कोस थीटा कितना दिया है? 0 डिग्री 0 डिग्री। जीरो तो वन 0 डिग्री। पार्ट आपका 1 हो जाएगा। तो मैं ईएमएफ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ किसके बराबर आएगा? डी फाई बाई डी टी। एन ए यस सर। यस नंबर ऑफ टर्न्स वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, ये बताओ? सर फिक्स So, 20 6 क्रॉस सेक्शनल है एरिया सर वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। वेरिएबल fixed है sir. फिक्स्ड है वेरिएबल इज Sir वो magnetic field है. इसका दे दिया रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं डिफरेंशिएट Yes. फाई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा? डी पी बाई डी टी बच जाएगा। यस आइडियली सर। करना है तो डी फाई Yes. और ये यस दोनों कॉन्स्टेंट बाहर आ गए। अरे एक स्टेप और लिख लो, यस सर। Yes. ये अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही, वो ऐसे लिख लो यार, कोई नहीं। डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी कोस 0 यानी 1, तो कोस 0 नहीं लिख रहा अब मैं, ठीक है। अब देखो एन और ए दोनों कांस्टेंट थे, अभी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास हुई तो एन ए कांस्टेंट बाहर आ गई। यस डी बाई डी टी ऑफ क्या बच गया? B. अब क्या भाई डी बाई डी। क्वेश्चन में दे रखा है ये वैल्यू Yes. 1000। यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, यस सर तो क्या ईएमएफ निकाल पाऊंगा? यस सर। यस यस सर। सर निकाल लिया तो फिर रेजिस्टेंस से मैं क्या करंट निकाल पाऊंगा? Yes. यस सर। यस सर पहले ईएमएफ देखो, ये किन लोगों को नींदे आ रही है? यस सर। क्या हो गया तुम्हें यार? 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर मीटर करेंगे 10 टू द पावर -4 आ जाएगा सीधा सीधा। डीबी बाई डी टी 1000 दे रखा है, राइट। और आर की वैल्यू 100 है, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या है? 0.5. 0.5 0.5. 0.5 0.5
Yes, एम्पियर। sir. तो आंसर आपका आ गया, आंसर नंबर C. सी। कुछ टफ था इसमें। No, थोड़ा sir. एक कौन है ये लंबी लंबी बहुत सारी ऐसे कौन है भाई ये? किसको नींदे आ रहे हैं? ऐसे बताओ, देखो एक बच्चा होता है बोलते है यस सर नो सर, एक होता है यस सर नो सर, करवा दिया सर हो जाएगा सर, हैं क्या है ये भाई? तो थोड़ा तो प्यार से पढ़ो। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। कितने बच्चों को जबरदस्ती लग रही है? No, sir. No, sir. अरे बस करो ठीक है। अब सुनो, ये समझ आ गया? जिस बच्चे को डाउट है Yes, Yes. yes, sir. Yes, sir. तो वो डाउट पूछो, या जिसको आ गया हो तो यस सर बोल के निकल जाएगा, जिसको डाउट है पूछ लो बेटा। नहीं तो बहुत आसान चैप्टर है यार ये, ईएमआई बहुत इजी चैप्टर है। इसमें गिने चुने 3-4 टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, 3-4 फॉर्मूला है, रटो और आंसर करो। आ गया? बढ़े अगले सवाल पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल है, करो पढ़ के आंसर दो। लेंस लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो लेंस लॉ बोलता क्या था कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या करेगा, कैसा होगा, अपोजिंग नेचर का होगा कि Opposing nature. अब वो Opposing. विचार अपने दिमाग में रख के इलेक्ट्रॉन को देखो, डायग्राम में इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है, सर्किट को देखो, फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से सर्किट में किधर करंट डेवलप होगा, है ना। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनालाइज करो एंड देन गिव मी द आंसर। जिनका मन में आंसर आ जाए वो हैंड रेज कर लेना, फिर पूछूंगा क्या आंसर है। रानी का आंसर आ गया जी, बताओ रानी। Sir, option A. ऑप्शन ए Yes, sir. नहीं आ रहा है, चलो बाकी बच्चे करो। अच्छा, ऑप्शन सी कितनों का आ रहा है? ऑप्शन डी, चलो एक बात बताओ, ऑप्शन सी और डी में से तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले ये बताओ कि ऑप्शन बी क्या आंसर हो सकता है? कैन ऑप्शन बी एन आंसर, नो करंट इंड्यूस्ड? No, sir. No, sir. नहीं होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस Current. Current. प्रोड्यूस करेंगे मूविंग चार्जेस। और अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये कॉइल रखी है जो आपकी एबीसीडी, क्या इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये Yes, क्लोज sir. लूप है कि ओपन लूप है? Close. क्लोज Close loop. है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ईएमएफ की वजह से करंट लूप क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ऑप्शन बी तो हो गया हमारा गलत, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अब हमें सी और डी में से डिसाइड करना है, क्या ये हमारे सही आंसर हो सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से, देखो इलेक्ट्रॉन का भी एक डायग्राम आपको दे रखा है, बट ये पहली बार ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर होगा इनिशियल पोजीशन पे, और फिर बाद में कहीं ये फाइनल पे चला गया, तो पहले मुझे बताओ फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में क्या ये कॉइल के पास आ रहा है पहले हाफ में? तो Yes, sir. पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगी, फ्लक्स इंक्रीज करता हुआ रहेगा, Yes, sir. Yes. Yes, sir. जैसे नहीं इंक्रीजिंग रहेगा कि डिक्रीजिंग? Increase. Sir, increasing. जब इसका फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी होगा, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन कॉइल के पास आ रहा होगा, यानी इस वाले पार्ट में, इस गलत ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये इधर सेंटर से तक जब ये आएगा, इधर से यहाँ तक मूव करेगा, तो फ्लक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। Increase. ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज Induced. Increase. डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग?
डिक्रीजिंग सर तो डिक्रीजिंग। पहले मुझे बताओ, पहले तो ये डिसाइड कर लेते कि फर्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन और सेकंड हाफ में क्या ये करंट का डायरेक्शन सेम रहने वाला है कि बदल जाएगा? सर बदल जाएगा। सर बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकते हैं करंट का? नहीं दे सकते। नो सर। तो फिर ऑप्शन और बी क्या मेरे सही आंसर हो सकते हैं? नो सर। नो तो सर। हमारा सही आंसर क्या होगा? नंबर ए। ऑप्शन ए। as the electron goes past the coil। तो मान लो फर्स्ट हाफ में इसका डायरेक्शन करंट का ऐसा था, ब्लू येलो से ड्रॉ करते हैं इसको ना। फर्स्ट हाफ मोशन में करंट का डायरेक्शन ये था, मान लो जैसे ये कॉइल को पास करेगा तो सेकंड हाफ में इसका डायरेक्शन दूसरे अपोजिट हो जाएगा, है ना, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से बदल जाएगा जैसे ये को पास करेगा, राइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? फिर ऑप्शन नंबर ए। आंसर आया था वो तो बिल्कुल सही था। ठीक है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वीडियो ऑफ कर लेते हैं यार, रुको। अभी सही आ रही है? पिछला समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर। यस सर। तो देखो पहले तुम्हें कंफ्यूज करने डी पे कितना एम्फसाइज किया और कुछ बच्चे फंस भी गए उसमें, है ना। अपूर्वा फंस गई थी, एक बच्चा और था मेरे को, काजल शायद, है ना। तो ऐसा नहीं करना, अभी अपने को दिमाग लगा के करना है कि भाई फर्स्ट हाफ में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, सेकंड में डिक्रीज कर रहा है, तो फिर डायरेक्शन तो अपोजिट चेंज हो ही जाएगा। तो ठीक है, फिर अपना ऑप्शन ए सही। ठीक है जी, चलो अगला सवाल करेंगे। ये करो, थ्योरेटिकल है, सर ने पढ़ाया भी होगा उसी में से। अक्षरा का आंसर आ गया जी, बताओ बेटा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, लेंज लो क्या करता है? लेंज लो क्या करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। अपोज करेगा। मेटालिक रिंग है, हेल्ड हॉरिजॉन्टली, मेटालिक रिंग है हॉरिजॉन्टली रखी हुई है ऐसे, ठीक है। अब क्या बाहर मैग्नेट आ रहा है बेटा ऊपर से, तो बाहर मैग्नेट है भाई, सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं है। डिक्रीज सर। आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करो, सर वॉइस भी नहीं आ रही। वो रुक जाओ। अब आ गई? यस सर। यस सर। 10 दिन तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये सही हो जाए, है ना। चलो, ये साउथ है, मान लो इसका साउथ पोल है और नीचे नॉर्थ है, राइट। अब ये बार मैग्नेट जो है ये गिर रहा है, राइट। तो जो इस कॉइल में करंट होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि इस चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करे। तो जो ये नीचे लूप है उसके अंदर दो पोल जनरेट होंगे, एक होगा जो ऊपर होगा वो नॉर्थ हो जाएगा और नीचे जो आएगा वो साउथ आ जाएगा, साउथ। ठीक है। साउथ तो नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस बार मैग्नेट, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बार मैग्नेट को यस सर। ऊपर लगाएगा ना, अगर अपोज करेगा तो इसको ऊपर पुश करेगा, तो ऊपर फोर्स लग रहा है, तो नेट इफेक्टिव फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? डाउनवर्ड फोर्स तो पहले इसका वेट के बराबर लग रहा था, mg नीचे लगता है ना, mg तो पहले लग रहा था वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स और लग गया जो ये लूप लगा रहा है, मान लो एफ मैग्नेटिक बोल दिया मैंने। तो ये जो एफ मैग्नेटिक है इसकी वजह से भी कुछ एक्सेलरेशन रहेगी जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स mg माइनस माइनस ए। इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया? लेस देन जी। लेस देन जी। और वैसे भी इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यार लेंस लो ही बोलता है कि मोशन फ्लक्स को अपोज करेगा मतलब कि फिर जो मूविंग मैग्नेट है वही तो फ्लक्स का कारण है, तो यानी उसके मोशन को वो डी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, ये सेम चीज यहाँ लिखी होगी, पढ़ लेना। चलो, फेराडेज लॉ, ये बहुत थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ।
फैराडेज लॉ किसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। एनर्जी। का कंजर्वेशन कैसे है, कौन बताएगा व्हाई फैराडेज लॉ एनर्जी इज कंजर्वेशन? क्योंकि हमको मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए वो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपका सही आंसर है। जनरेटर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आएगा समझ। बात ये है बेटा कि जो फैराडेज लॉ है वो क्या बोलता था कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। मैग्नेटिक तो फ्लक्स। हाँ, तो फ्लक्स चेंज करने के लिए आप क्या मूव कर रहे हो, या तो कॉइल को मूव कर रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड को मूव कर रहे हो। तो जो वर्क डन कर रहे हो आप, वो वर्क डन आपको ईएमएफ के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में मिल जा रहा है। तो जो एनर्जी इनपुट आया, वर्क इनपुट आया, वो किसके फॉर्म में मिल गया, वर्क आउटपुट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एनर्जी इन और एनर्जी आउट है वो दोनों बैलेंस हो जाती है, राइट। तो इसको क्या बोला हमने, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन। एनर्जी। और सीधी सी बात है भाई, देखो छोड़ दो नहीं पता मुझे कि मैग्नेटिक फील्ड को ये फैराडे लॉ कौन सा है, चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन क्या बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन हो सकता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का कंजर्वेशन जैसा कुछ लॉ होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन नो ऑफ सर। नो सर। डी और डी तो गए। यस सर। और चार्ज क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन की यहाँ बात हो रही है, चार्ज नो कंजर्वेशन सर। पे बात होती है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहे हैं ना भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में न्यू चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, पुराना डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड यस फ्रॉम, सर। ठीक है। तो वो तो है ही नहीं ना, तो फैराडे लॉ क्या बच गया, सीधा चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए ही स्वाभाविक आंसर है इसका, ठीक है। नहीं भी पता कि आप ऐसे गैस वर्क करके ऑप्शन ए कर सकते हो। वैसे अब आपको याद भी होगा कि फैराडे लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी। ठीक है। अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ, ये पढ़ाया। यस सर। यस सर। यस सर। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, पहले ये देखो। एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। यस सर। वो यस जो सर। डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ इनवार्ड। इनटू द प्लेन। या फिर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या इनटू द स्क्रीन ऑफ योर फोन, राइट। यस अब एक कंडक्टर देखो पीक्यू एक वायर है, एक कंडक्टर है पीक्यू, ठीक है। करंट कह रहे हैं कंडक्टर, या फिर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे, ठीक है। ये आपका मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो दो पॉइंट है ना p और q, इनके अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस करंट, ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसके जो दो पॉइंट्स है, पॉइंट q एंड पॉइंट p, इनके बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। उसी ईएमएफ को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्यों, क्योंकि किसी मोशन की वजह से आया। मोशन कहाँ मिल रहा है, वेलोसिटी की वजह से। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आपको एक क्या मिला, EMF, and that EMF is called as motional EMF। मोशनल EMF का सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा BLV। B is the magnetic field intensity, L is the length of conductor and V is the velocity which is perpendicular to the field, ठीक है। तो V है, राइट। अगर ये मान लो किसी एंगल पे मूव कर रहा होता तो यहाँ पे साइन थीटा और आ जाता, बट वो अभी इंपॉर्टेंट है नहीं, आता नहीं है कहीं भी ना, क्वेश्चन आया है बट कभी आ जाए तो साइन थीटा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जिनको ज्योमेट्री क्लियर है वो वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, BLV, लिख लो ये फॉर्मूला। मोशनल EMF का फॉर्मूला है BLV, ठीक है। फिर EMF पता है तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ, यस यस सर। EMF बाय R, तो BLV बाय R, आर। ठीक है। क्या मुझे पावर का फॉर्मूला पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पावर क्या था, यस सर। यस सर। बाय R। तो V स्क्वायर, EMF क्या था BLV, तो BLV का स्क्वायर क्या होगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे कुछ नया है नहीं, केवल BLV है, राइट। तो आपका पावर का फॉर्मूला है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, और करंट का फॉर्मूला है BLV बाय R, ठीक है। और मोशनल EMF क्या था, BLV। तो ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको इनमें तीनों लिखने, तीनों लिख लो, नहीं तो समझ आ गया तो बहुत बेहतर, लिख लो एक बार टाइम लगा।
ठीक है। अब देखो इसमें दो केस और होते हैं बेटा। अभी तो आपका ये मोशन स्ट्रेट था कि सीधा सीधा जा रहा था ना, वेलोसिटी दे रहा था, सीधा सीधा मूव यस कर रहे हो। सर। यस सर। कभी कभी ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चीजें रोटेट करेंगी, है ना। जैसे मान लो आपका जो पी क्यू वायर था उस केस में, यहाँ भी वो वही है, बट नाउ इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू के अबाउट इसको हिंज कर दिया गया है और अब ये रोटेट कर रही है, ट्रांसलेट नहीं कर रही है, रोटेशन में। राइट, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, और रोटेशन का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन अबाउट अ पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ओमेगा आपको मिल रहा है, राइट। नाउ दिस पी क्यू इज रोटेटिंग अबाउट द हिंज्ड पॉइंट, जहाँ पे इसको हिंज किया गया है, जहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया है, पॉइंट क्यू के ऊपर फिक्स करके रोटेट कराया जा रहा है। और इस रोटेशन की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है अबाउट पॉइंट क्यू। तो उस केस में पी और क्यू के बीच में क्या ईएमएफ जनरेट होगा, क्या वो मोशनल ईएमएफ होगा बेटा? यस सर। क्यों होगा? यस सर। ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के मोशन की, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर के मोशन की वजह से वो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसलिए इमोशनल ईएमएफ तो होगा, बट इट इज ड्यू टू द रोटेशन, राइट। तो अभी इसको क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले क्या था, बी एल वी था, मैंने BL रोटेशन क्या आएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ पे एल तो बी एल वी था लेंथ, और वी क्या होता है बेटा, वी क्या होता है, आर ओमेगा। वी क्या होता है सर हाफ कैसे आया? अभी बताएंगे ना, वी क्या होता है बताओ। मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला था, ठीक है, बी एल वी। तो बी तो एज इट इज लिख रखा है, एल को भी मान लो। अब आपको क्या क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वी की जगह आपने लिख दिया ओमेगा। हाफ सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओमेगा। स्क्रीन तो दिख रही है बेटा, अब तो दिख रही है, हाफ ओमेगा एल, ये लिखा है हाफ ओमेगा एल, ये एक्स्ट्रा है ना मेरा, बी एल वी के अंदर हाफ ओमेगा एल एक्स्ट्रा है। यस सर। तो v क्यों क्या लिखते थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ, तो ये आप पूछ रहे हो हाफ कैसे आया ना, ये एक क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा यार, इसमें हाफ कैसे आया ये, सेकंड, बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कोरिलेट तो हो नहीं रहा यार, अगर वेलोसिटी को आप ओमेगा एल लिखते हो ना, तो वैसे तो कोरिलेट हो नहीं रहा है ये, इसका डेरिवेशन एक बार देखना पड़ेगा, शायद इसका ना ज्योमेट्रिकल फैक्टर की वजह से आएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो आपको ना बेसिक बता देता हूँ मैं कि आ क्यों रहा है, बट इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन देखना पड़ेगा। देखो बेटा, इसका फर्स्ट जो इंटरनल अंदर वाला पार्ट है, उसमें फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज उतना ज्यादा नहीं होगा जितना बाहर वाले में होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बाहर वाले की वेलोसिटी ज्यादा है और अंदर वाले कंपैरेटिवली कम है, और पॉइंट क्यू की वेलोसिटी 0 है। तो ये वेलोसिटी ना अंदर से बाहर जा रहा है तो आपको लीनियरली वेरी कर रही है, राइट भाई। अंदर जो पॉइंट क्यू था वहां पे वेलोसिटी 0 है और एक्सटर्नल मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो फ्लक्स का रेट ऑफ भी उसी तरीके से कम या ज्यादा होगा। तो उसी फैक्टर को, ज्योमेट्रिकल फैक्टर ना, उसी को अकोमोडेट करने के लिए हाफ आया है। बट एग्जैक्ट डेरिवेशन अगर आपको चाहिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, बट उसका अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला तो बहुत बेहतर है, उसी की वजह से हाफ आया है, राइट। नहीं तो अगर अगर क्या बोले, अगर मैं बोलूँ ना, अगर फॉर्मूला, देखो जिन बच्चों को इतना समझ आ गया ठीक है, बट केवल वही बच्चे अब सुनना इस बात को जिनको अभी भी थोड़ा सा चुल बच गई है कि सर ये थोड़ा और बता दो। तो मैं आपको ना एक बेसिक इनसाइट, फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि कैसे आएगा। अगर आपको डायरेक्ट कोरिलेट करना होता, डायरेक्ट कोरिलेट वैसे करना होता v इक्वल टू आर ओमेगा टाइप से, तो वो केस कब एस्टेब्लिश हो सकता था बेटा, वो जब होगा जब ये वायर जो है ना, ये इनफाइनाइट दूरी पे, मतलब बहुत दूर है, बहुत लेंथी वायर है, और उसके केवल एक सब पार्ट पे आप देख रहे हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा ना, फिर इसके जो दो एंड है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो फ्लक्स का चेंज भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। उस केस में फिर हाफ गायब हो जाएगा, अगर इस पार्ट के लिए खाली बात करोगे तो थोड़ा, क्योंकि फिर डायरेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा ओमेगा आर से। बट क्योंकि यहाँ पे अंदर वाले में 0 है तो फिर नहीं। तो अभी के लिए फॉर्मूला याद करो, सारी बातें भूल जाओ। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन क्या है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हो गया। यस सर। एक सिंगल वायर थी, सिंगल करंट का सिंगल कंडक्टर था, सिंगल वायर थी,
अब क्या किया, एक स्पोक्ड व्हील रख दिया, ठीक है, स्पोक्ड व्हील है ये, साइकिल का पहिया देखा है ना, यस सर। तो एक इसका सेंटर पॉइंट है, ब्लू से अभी हाईलाइट किया, और उसके अलावा बहुत सारे ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, तो इसकी ये ताड़ियां है ना, स्पोक्स ऑफ द व्हील, ये ऐसे कनेक्टेड है, और ये बाहर वाला जो आपको रिम दिख रहा है, इस रिम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेटा देखो, सेंटर पॉइंट ऑफ द व्हील और रिम के बीच में एक ईएमएफ होगा, है ना, तो सेंटर पॉइंट और रिम के बीच में एक ईएमएफ होगा। तो मैं रिम की अगर बात करूं तो जो ये जो येलो से अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस रिम के बीच में और जो सेंटर पॉइंट है ब्लू कलर का, इसके बीच में एक ईएमएफ होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके बीच में ये सारी की सारी ताड़ियां जो हैं या स्पोक्स ऑफ द व्हील है, ये कैसे जुड़ी हुई है, पैरेलल में जुड़ी हुई है, पैरेलल में जुड़ी है ना, दे आर यस सर। पैरेलल, क्योंकि इनका सभी की सभी स्पोक्स का एक एंड जो कनेक्टेड है वो एक गिवन पॉइंट पे है, और दूसरा एंड भी सेम ही पॉइंट पे। अगर इन दो स्पोक्स की बात करूं बेटा, तो सेंटर पॉइंट तो है ही एक जगह, और ये भी एक कंडक्टर ही है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसके इन दोनों के जो पॉइंट है उनके बीच में ईएमएफ सेम रहने वाला है। तो ऐसा सभी स्पोक्स के लिए होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सारी की सारी स्पोक्स हैं वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ड्यू टू दिस पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में जब सेल होते हैं तो क्या होता है, उनका ईएमएफ ऐड होता है कि सेम रहता है पैरेलल में, सेम रहता है सर, सेम रहता है। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे भी ईएमएफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ईएमएफ सेम ही रहेगा, यस सर। यस सर। तो सेम ही फॉर्मूला है, चाहे साइकिल का पहिया आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, समझ आया। यस यस सर। सर। और ओमेगा Yes, sir. फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दे रखा हो, मान लो अगर पहिया घूम रहा है उसका रोटेशनल फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो कैसे लिखते हैं, 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू या 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो ये आप ये चीज नोट डाउन कर लो। अभी दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो। चलिए साइकिल, सीधा आगे पहिए का क्वेश्चन करो, स्क्रीन का, हाँ अब आ गया। साइकिल व्हील of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity of 10 radian per second in a region of magnetic field which is perpendicular to the plane of wheel. The EMF generated between its centers and the rim, center और rim के बीच में, जैसे आंसर आए बताएंगे। आ गया, यस करो सब लोग करो। कमलप्रीत आपका आंसर क्या है? सर, ऑप्शन ए। गलत है भाई। दीक्षा? ऑप्शन ए। गलत है। अक्षरा? फिर बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। दीक्षा यस सर, आ गया। ना, मुझे पूरा भरोसा है, कैलकुलेशन एरर करी है, दोबारा चेक करूं। यस सर। इसमें था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन एरर करी है कहीं ना कहीं तुमने। साइकिल व्हील ऑफ रेडियस, रेडियस आपको दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी दे दी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा दे दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू दे दिया, और परपेंडिकुलर तो कोई नहीं। ईएमएफ जनरेटेड बता दो, तो फॉर्मूला अभी क्या दिखाया था, देखो क्या था फॉर्मूला, हाफ बी ओमेगा, ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लिखो ये फॉर्मूला, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। एल क्या था बेटा, लेंथ ऑफ सर 0.5। क्या था, लेंथ, या फिर इस केस में रेडियस बोल सकते हैं ना, रेडियस ऑफ द स्पोक। यहाँ देखो यार, एल क्या था, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल रेडियस ऑफ द स्पोक्ड व्हील, ये रेडियस ही है ना, एक ताड़ी का जो लेंथ हो रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो रखो वैल्यूज रखो सीधा सीधा। हाफ बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1 0.1 टेस्ला, 10
और रेडियस क्या दे रखा है 0.5। कैलकुलेट 0.5 कितना आ रहा है 0.1 0.5/2 ये आ रहा है। अच्छा एल स्क्वायर, सॉरी मैंने भी गड़बड़ कर दी ना, गलती कर दी बेटा। तो इसको कैलकुलेट करो 0.5 इंटू 0.5 0.25 आ गया। अब तो आएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.1। ठीक है, कैसे किया यार, इसको मन मान लिया मैंने। ठीक है, यस सर। तो मेरा ईएमएफ क्या आ गया फिर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ टफ था इसमें? बी। नो सर। नो सर। नो सर। क्या बात हो रही है, तो कुछ टफ नहीं है ना, बहुत आसान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट करो और फिर जाओ। Straight line conductor of length 0.4 meter is moved with the speed of this perpendicular the magnetic field intensity induced EMF. Straight line conductor moved with velocity, पहला वाला straight है, perpendicular magnetic field, velocity दे दिया, length दे दिया और magnetic field। क्या फॉर्मूला याद आ रहा है गिवन वैल्यूज से? यस सर। क्या था सर पहला बताओ ना, क्या फॉर्मूला था? BBL BLV। पर 3 वैल्यू दे रखी है, सीधे सीधा याद आ रहा है मुझे BLV। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है? 0.4 0.4 B क्या है? 0.9। सब ऐसा ही में दे रखा है, कितना आसान सवाल है। और यस वेलोसिटी सर 7। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया? मोशनल ईएमएफ BLV। तो BLV का तो कैसे करोगे 0.4 इंटू जो भी करना है आप करो। इसका क्या आ रहा है? 25.2 2.52 2.5 if 2 डिसाइड करो भाई क्या आएगा। 25 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सर 7 2.52 2.52 हाँ 2.5 आएगा। ठीक है भाई, ऐसा मान लो ना यार, देखो 7 को 0.4 से करोगे तो ऐसा मान लो 3 के आसपास कुछ वैल्यू आ गई। 7 को 0.5 से करते तो 3.5 आता, उसको 0.4 से करोगे तो मान लो 3 आ गया। 3 इंटू 0.9 कर लो तो 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, तो क्या आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई यस करूँ मैं? सीधा Yes. एस्टिमेट मैं Yes, मल्टीप्लाई sir. करूँगी क्यों? समझ आ रहा है ना कैसे एस्टिमेट किया? यस सर। Yes. Yes sir। 7 को 0.5 से करते तो क्या आता? 3.5 आता। लेकिन अगर 7 को 0.4 से कर रहे हो तो मैं मान लेता हूँ लगभग 3 के आसपास कुछ वैल्यू आ गई होगी। 3 के इस ये जो वैल्यू आई इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? बी गया, ए गया, सी भी गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। डी। तो समझ आया? यस Yes, सर। sir. का काम खत्म Yes. हो गया। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? शायद 18-19 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो अब तक जो भी पढ़ा अब तक समझ आ गया? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें क्या क्या टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में? 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं। सबसे पहला बचा है इंडक्टेंस। फिर इंडक्शन। इंडक्शन देखा है ना आपने? इंडक्शन एक Yes डिवाइस sir। यस सर। क्या होता है Yes इंडक्शन? sir। इंडक्शन कुक टॉप होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन चूल्हा। हाँ, Yes तो sir। उसमें क्या होता है वो जानेंगे अगली क्लास में कि वो ऐसे क्या हो जाता है कि वो हीटिंग करने लगता है। इंडक्शन पढ़ना है। इसमें 2 होंगे, सेल्फ इंडक्शन और दूसरा म्यूचुअल। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेटर और फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा एडी करंट। एडी करंट थोड़ा सा बिल्कुल है ना, हालांकि अब सिलेबस में नहीं बचा, बट फिर भी थोड़ा सा इसको देखेंगे। जनरेटर को देखेंगे, इंडक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली क्लास में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और एक और चीज़ बचती है इसमें जिससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, इससे भी कभी क्वेश्चन आता है। तो 1 2 3 टॉपिक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। होपफुली अगली क्लास में सारा खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर एक दिन और क्वेश्चन का सेशन ले लेंगे स्टार्टिंग में आधा घंटा,
और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा, कितने बच्चों को सब कुछ समझ आया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। और